नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि धूर्तों के साथ दोस्ती भी बहुत खतरनाक होता है, दुश्मनी ही नहीं। अगर दुश्मनी कर रहे हैं तो वो भी अपनी साजिश का शिकार आपको बनाएगा, और दोस्ती कर रहे हैं तो भी अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। चीन ने नेपाल के साथ ऐसा किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जब लगा कि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी खतरे में है, तो वो कुछ समय के लिए चीन के शरण में चले गए। लेकिन चीन ने उनका ऐसा इस्तेमाल किया कि आज न तो उसकी कुर्सी बचने वाली है और न उनकी जमीन बचने वाली है। नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली को लेके एक बगावत शुरू हो गया है। वहां की जनता भी नेपाल के प्रधानमंत्री से, केपी शर्मा ओली से सवाल कर रही है, और उनके पार्टी के नेता जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हैं, उनके नेता भी अब ओली से सवाल कर रहे हैं कि चीन के गोद में बैठने का नतीजा क्या भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार चीन के इशारे पर आपने भारत जैसे देश के साथ, जिसके साथ हमारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिश्ते हैं, संबंध हैं, सैकड़ों साल पुराना, हजारों साल पुराना, जो रामायण के काल से दिखाई पड़ता है, हमारे परंपरागत संबंध जिसके साथ हैं, उस संबंध के साथ आपने धोखेबाजी की, और वो भी चीन के इशारे पर, जो एक धूर्त देश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसी तरह से हड़प नीति का पालन करता है जिस तरह से डलहौजी ब्रिटिश काल में किया करता था। यानी कि किसी न किसी तरह चीन अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ वैसा ही संबंध बनाता है, उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, किसी न किसी तरह उसको विवादों में उलझाए रखने की कोशिश करता है। अब नेपाल को ये बात समझ में आने लगी है, क्योंकि नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में ये जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाले थे। वो जो सर्वे आया है नेपाल के कृषि मंत्रालय का, वो बॉर्डर के कुछ गांवों का सर्वे है, और उन गांवों के सर्वे में पुराने नक्शे को आधार बनाया गया, जिसमें नेपाल का नक्शा था, जिन जिन गांवों की स्थिति थी, जो जो क्षेत्र नेपाल के अंदर थे, और जो तिब्बत के क्षेत्र हैं, जो अभी तिब्बत पर चीन का कब्जा है, उन तिब्बत के क्षेत्र और नेपाल के क्षेत्रों के बीच के जो कुछ एरिया हैं, उसका सर्वे सामने आया है। और उस सर्वे में 11 जगहों की ऐसे सूची दायर की गई है, जो सूची दी गई है, जिनमें से 10 जगह ऐसे हैं जिस पर पूरी तरह से चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक जगह पर थोड़ा चीन के कब्जे में है, और थोड़ी जगह उसमें से है वो नेपाल के कब्जे में है। ऐसी स्थिति चीन ने बनाई नेपाल के साथ कि इस सर्वे के आने के बाद चीन के खिलाफ नेपाल की जो विपक्षी पार्टी है, वो तो एकजुट होकर केपी शर्मा ओली की आलोचना कर ही रही है, उनको गाली दे रही है। दूसरे तरफ जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अंदर भी विद्रोह हो गया है केपी शर्मा ओली के लिए। केपी शर्मा ओली के खिलाफ जो पार्टी में बगावत हुई है, उसके लिए मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही है कि आखिरकार भारत के साथ फिर से संबंध सुधार करने के लिए, बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। और इस उपाय में सबसे प्राथमिक तौर पर सबसे पहला उपाय जो सबको सामने में दिखाई पड़ा है, वो है नेपाल में नेतृत्व परिवर्तन। यानी केपी शर्मा ओली ने जिस स्तर पर भारत के साथ संबंध खराब किए हैं, उसको सुधारने के लिए जरूरी है कि ओली साहब को कुर्सी से हटाया जाए, सत्ता से हटाया जाए। और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री के दावेदारों की कमी नहीं है। उस पार्टी में अभी भी तीन पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो आगे प्रधानमंत्री बन सके। माधव कुमार नेपाल, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो पिछली बार ही उनको, जो ओली साहब हैं, उनको चेतावनी दे दी थी। जब चीन और नेपाल के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, दोनों के बीच जो पुराने 1 साल पहले शी जिनपिंग के दौरे के समय एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत दोनों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी पर लागू करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी थी। उस बात को लेकर माधव कुमार नेपाल ने जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जिस समय भारत और चीन के सीमा पर इतना ज़्यादा तनाव है, उस समय नेपाल को चीन के साथ ऐसे किसी वर्चुअल मीटिंग में नहीं जाना चाहिए, किसी तरह के संबंध को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात पहले से ही चल रही थी। 1 सप्ताह से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो ओली साहब हैं, जो प्रधानमंत्री ओली हैं, उनके खिलाफ बगावत चल रहा था। लेकिन
जब किसी मंत्रालय का, नेपाल के ही एक मंत्रालय का सर्वे आया, तो उस सर्वे में जब इन सारी बातों की जानकारी हुई, जब स्पष्ट रूप से रिपोर्ट सौंपी गई सरकार के पास, तो उसके बाद ये बगावत और तेज हो गई है। उस रिपोर्ट में सिर्फ एक नहीं, कई ऐसी बातें हैं जो चीन की धूर्तता को दिखाता है। चीन तिब्बत के क्षेत्रों में रोड बना रहा है, सड़क का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, और उन क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसमें वो नेपाल के कुछ क्षेत्र जो होते हैं वहां पर अपने कंस्ट्रक्शन का, रोड का साइट है जो मोड़ देता है और नेपाल के कुछ कुछ किलोमीटर को अपने कब्जे में कर लेता है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करीब करीब 33 हेक्टेयर जमीन जो नेपाल की है वो अब चीन के कब्जे में हो गई है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। नेपाल के ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 33 एकड़ जमीन, 33 हेक्टेयर जमीन है जो नेपाल का, वो अभी चीन के कब्जे में है। इसके साथ साथ जो तिब्बत और जो नेपाल की सीमा पर कुछ नदियां बहती है उसका मुख मोड़ देता है, उसका रुख चेंज कर देता है हर बार चीन, और इसके कारण जो उसका जो क्षेत्र बच जाता है उसको फिर से चीन के कब्जे में चला जाता है। ये काम वो कई सालों से कर रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, और नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर इस बीच जो अपने नक्शे में बदलाव कर रहा है उसमें भारत के 3 क्षेत्र को, जिसका सालों से भारत के पास जिसका अधिकार है, जिन पर भारत का अधिकार रहा है, उन क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल कर रहा है। ये सिर्फ चीन के इशारे पे किया जा रहा है कि काला पानी, लिम्पुआधूरा और जो लिपू लेक का क्षेत्र है जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, वो पूरी कवायद जो की गई है वो चीन के इशारे पे की गई है। और जब चीन के इशारे पे ये काम हो रहा था तो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता पहले से ही इसका विरोध कर रहे थे। अब विरोध और बढ़ गया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल जैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों ने तो एक मीटिंग बुलाई थी पिछले संडे को, और उस मीटिंग में जो ओली सरकार है उसके करप्शन, गवर्नेंस और विदेश नीति पर चर्चा की गई थी, क्योंकि माधव कुमार नेपाल जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के विदेशी डिवीजन को देखते हैं, यानी कि फॉरेन जो नीतियां हैं, विदेश नीति बनती है नेपाल की, उसको देखते हैं। तो इस कारण से जो ओली के खिलाफ ये बगावत हो रहा है, उसके सबसे बड़ी बात अभी जो सामने आई है वो सामने आई है इस नक्शे को लेके, और जो सर्वे कृषि मंत्रालय के आया है उसको लेकर। इस सर्वे के कारण नेपाल में चीन के खिलाफ अब आवाज़ उठने लगी है, और उसके साथ साथ अब भारत के साथ आने के लिए नेपाल तड़प रहा है। नेपाल में एक रास्ता ढूंढा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों देशों के जो संबंध हैं वो पहले के स्तर पर ले जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, और इसके लिए शुरू भी हो चुकी है तैयारी। दोनों देशों के जो संबंध हैं फिर से सुधरेंगे, और नेपाल अब जो कुछ समय के लिए चीन के शरण में चला गया था ओली की अपनी गलतियों के कारण, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कुछ समय से अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए चीन की शरण में गए हुए थे और भारत विरोधी कुछ काम कर रहे थे, भारत विरोधी रुख अपनाए हुए थे, उसके बाद से ही ये लग रहा था कि वहाँ पर नेपाल में कुछ होने वाला है। और नेपाल अभी समझ नहीं रहा है कि चीन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ, उसके अलावा उसके पास नेपाल को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पड़ोसी देशों के साथ चीन की ऐसी ही नीति रही है। आप कहीं भी उसके पड़ोस के सारे देशों के देख लीजिए, अगर जो चीन के पड़ोसी देशों में जिसका जो जमीनी स्तर पर बॉर्डर जुड़ा हुआ है, वहां से भी चीन वैसे ही रिश्ते रखता है। हर देशों के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है किसी न किसी स्तर पर। यहां तक कि चीन अपने पड़ोसी देशों को तंग करने के लिए नदियों का विवाद उत्पन्न करता है। भारत के साथ भी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर हर साल विवाद होता है, उसके पानी छोड़ने को लेकर विवाद होता है। उसके साथ साथ चीन के जो नीचे के कुछ देश हैं, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इन देशों के साथ भी चीन का मेकांग नदी के पानी को लेके हमेशा विरोध रहता है। पिछले दिनों ही लाओस में काफ़ी विरोध हुआ था इस बात को लेके कि चीन ने मेकांग नदी का पानी रोक दिया, जिसके कारण लाओस में सूखा पड़ गया। और चीन ये बता रहा था कि हमने रोका नहीं है, ये
जो नेचुरल तरीके से इस बार पानी की कमी हुई है। जबकि अमेरिका का एक रिपोर्ट आया उसी समय और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो सैटेलाइट इमेज हैं वो गलत नहीं बोलते। सैटेलाइट इमेज से चीन का वो झूठ था वो पकड़ा गया और बता दिया गया कि मेकांग नदी में इस बार पानी कम नहीं हुआ, बल्कि चीन ने डैम बना के उसके पानी को रोक दिया, जिसके कारण लाओस में पानी की कमी हो गई, सूखा पड़ गया। और इसके बाद लाओस की जनता सड़कों पे आ गई और चीन को बैकफुट पे आना पड़ा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी फिर लाओस के दौरे पे गए, वहां पर किसी तरह से मामले को शांत करके फिर वापस आए और फिर से दोनों के बीच थोड़े संबंध सुधार हुए। चीन हमेशा कोशिश करता है कि पहले किसी को परेशान किया जाए और उसके बाद संबंध को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। नेपाल के साथ भी उसने ऐसा ही किया। पहले नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की और जब उसको लगा कि भारत के साथ किसी भी स्तर पर नेपाल का संबंध उस तरह से खराब नहीं हो सकता जिस तरह से चीन के हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुआ है, उस स्तर का नहीं हो सकता, तो चीन ने दूसरी नीति भी अपनानी शुरू कर दी। तिब्बत की सीमा पर चीन के ने जो नेपाल के साथ किया है वो भारत के साथ भी करने की कोशिश करता रहता है। और पिछले दिनों जो डोकलाम में विवाद हुआ था वो इसी का नतीजा था। डोकलाम में भी चीन और भारत के सैनिक 73 दिनों तक आमने सामने खड़े रहे, लेकिन भारत ने उस समय भी चीन की वो सारी चाल साजिश को नाकाम कर दिया था। और अब जो पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में चीन और भारत की सीमा पर तनाव चल रहा है वो भी जल्द ही सुलझने वाला है, क्योंकि अब चीन बैकफुट पर आ गया है। और दूसरी तरफ नेपाल अब चीन की धूर्तता को समझ लिया है और वो भी अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में लग गया है, भारत की शरण में आता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।